तो अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। अभी तक हम समझ चुके हैं कि आखिर हमें फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो अब हम फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास कुछ कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं, कुछ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं। तो अगर हम कैपिटल और रिवेन्यू नेचर की आइटम्स को समझें तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिसिप्ट क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो एक्सपेंडिचर का मतलब है मनी गोइंग आउट। आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, बिजनेस की जेब से पैसा निकल रहा है, बिजनेस के पास से पैसा खर्च हो रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। वहीं अगर बात करूँ रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना, इनकम। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मनी कमिंग इन। मनी जो है बिजनेस के अंदर आ रही है, पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसे का जाना और रिसिप्ट का मतलब है पैसे का आना। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास तीन तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रिसिप्ट की, तो हमारे पास दो तरीके की रिसिप्ट होती हैं। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। दो तरीके की रिसिप्ट हैं, एक है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी है रिवेन्यू रिसिप्ट। हमारे कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। तो कैपिटल आइटम का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। जबकि रिवेन्यू आइटम का मतलब क्या हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट। और एक हमारे पास अलग से होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटल इन पांच चीज़ों को हमें पढ़ना होता है कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम के अपने इस टॉपिक के अंदर। ये पांचों के पांचों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं डिटेल डिस्कशन की बात करूँ तो इन पांचों के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी पहले देख चुके हैं। अगर किसी को बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, या मैं कहूँ इनके मतलब, मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इनका मतलब क्या होता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंडिचर को देखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? मनी गोइंग आउट। पैसा जा रहा है, बिजनेस के अंदर से पैसा निकल रहा है। तो हमारे पास आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मनी स्पेंड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एक्सेट्रा दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। तो क्या बोला गया है? अगर आप पैसा खर्च करते हो, पैसा स्पेंड करते हो, बिजनेस जो है पैसा स्पेंड करता है, पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज करने के लिए, तो वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब होता है मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, यानी हमारे जो एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। मोर देन 1 ईयर का मतलब है कि ये एसेट्स हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देते हैं। लंबे समय तक ये एसेट्स हमें बेनिफिट देते हैं। एक बार आप मशीनरी खरीद लोगे तो 7-8 साल तो आपकी मशीन चलेगी। बिल्डिंग आपने एक बार परचेस कर ली तो 10-15 साल तक आपको बेनिफिट देगी। फर्नीचर आपने परचेस कर लिया तो 4-5 साल ये भी आपको बेनिफिट देगा। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं वो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देते हैं। इसीलिए उनके ऊपर जो खर्चा बिजनेस करता है उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अगर बात करूँ इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि इसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। हम मशीन परचेस करते हैं तो मशीनरी को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, असेट साइड में लिखा जाता है। बिल्डिंग कहाँ आती है? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। लैंड, फर्नीचर सब असेट साइड में आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हमारा कैपिटलाइज होता है, यानी रिकॉर्ड होता है एज असेट ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में असेट की तरह रिकॉर्ड करा जाएगा। दे आर नॉट इमीडिएटली एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या? ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा एक खर्चा ही है। आपने मशीन परचेस करी, बिल्डिंग परचेस करी, फर्नीचर परचेस करा, लैंड परचेस करी, ये सब आपका खर्चा है। बिजनेस की जेब से पैसा तो जा रहा है ना। तो अगर ये आपका खर्चा है तो आखिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों नहीं लिख रहे? हम अपने सभी खर्चों को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और सभी इनकम को
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जब ये खर्चा है, बिजनेस की जेब से पैसा जा रहा है, तो आखिर क्यों हम इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि इसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे की तरह डेबिट कर दें? ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा? तो इसका रीज़न ध्यान से सुनो। हम बोल रहे हैं कि ये खर्चा हमारा इमीडिएट एक्सपेंस नहीं है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसे इनकम स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये खर्चा हमारे इनकम स्टेटमेंट के लिए इमीडिएट एक्सपेंस नहीं है। आपने कोई मशीन परचेस करी तो वो मशीन आपको 5-6 साल का बेनिफिट देगी। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपने 10 लाख की मशीन परचेस करी और मशीन जो है 1 साल में ही पूरी यूज़ हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई मशीन अगर आप परचेस करते हो तो वो आपको कम से कम 5-6 साल का बेनिफिट तो देगी, 5-6 साल तो मशीन काम करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एक ऐसा खर्चा है जो हमें 1 से ज़्यादा ईयर का बेनिफिट दे रहा है। तो इसीलिए जो हमारी अकाउंटिंग है वो बोलती है कि जो खर्चा आपको 1 से ज़्यादा साल का बेनिफिट दे रहा है, उस खर्चे को आप एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। जिस हिसाब से वो आपको बेनिफिट दे रहा है उसी हिसाब से आप अपने खर्चे को रिकॉर्ड करोगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। बिजनेस ने मशीन परचेस करी है 50 लाख की। कब परचेस करी है? 1 अप्रैल 20 को बिजनेस ने 50 लाख की मशीन परचेस करी है। तो ये बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी वो खर्चा है जिसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है हमारे पास? 5 साल। यानी ये मशीन जो है हमारे बिजनेस के अंदर 5 साल तक काम करेगी। इस मशीन को हम यूज़ करेंगे अगले 5 साल तक। तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 साल। इसका बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। और लेट सपोज ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हर साल हमें इक्वल बेनिफिट मिलेगा, यानी ये मशीन 5 साल तक काम करेगी और हर साल हमें इक्वल बेनिफिट देगी। तो खर्चा करा गया है 1 अप्रैल 20 को, यानी 2021 में, 2020-21 में मशीन परचेस करिए 50 लाख की। तो क्या हम इस खर्चे को 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मशीन हमने 2021 में परचेस करी है तो खर्चा भी 2021 का ही है, तो 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भले ही खर्चा ये 2021 का हो लेकिन इसका बेनिफिट तो हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। तो जितने साल तक बेनिफिट मिलेगा खर्चे को भी उतने ही साल में डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल सा अकाउंटिंग का रूल है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने मशीन परचेस करी है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। यहाँ पर हमने अज्यूम करा था कि हर साल हमें इक्वल बेनिफिट मिलेगा। तो जब बेनिफिट हर साल इक्वल मिलेगा तो खर्चा भी हर साल इक्वल डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारी एक टर्म आती है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब है कि हर साल हम कितने का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। 50 लाख का हमारा खर्चा था, 5 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल का हमारा 10 लाख का खर्चा हो गया। हमें इक्वली खर्चे को डिवाइड करना है 5 साल तक। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हर साल हमारा 10 लाख का खर्चा हो रहा है। दोबारा सुन लो, हर साल इस मशीन से हमें इक्वल बेनिफिट मिलेगा। तो जब बेनिफिट इक्वल मिल रहा है तो खर्चा भी इक्वली डिवाइड करा जाएगा। तो हर साल हम 10 लाख के खर्चे को अपना एक्सपेंस मान के, अपना डेप्रीशिएशन मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि हमने 2021 में 50 लाख की मशीन परचेस करी, लेकिन वो हमें अगले 5 साल तक बेनिफिट देगी। तो जब बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो खर्चा भी 5 साल में ही डिवाइड करा जाएगा। तो मशीन परचेस करी गई थी 1 अप्रैल 20 को, यानी 2021 को। तो जब हम 31 मार्च 21 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 50 लाख का खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड होगा, जिसको हम डेप्रीशिएशन का नाम देंगे। तो 2021 में 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो अब हमारे पास कितने की मशीन बच गई? 50 लाख की हमने मशीन परचेज करी थी, 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड हो चुका है, 10 लाख की मशीन खत्म हो चुकी है। तो अब बच गई 40 लाख की मशीन, यानी 40 लाख का वो खर्चा बच गया जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में होगा। इस 40 लाख का बेनिफिट आपको आने वाले अकाउंटिंग ईयर्स में होगा। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स में होगा, वो चीज़ आपकी एसेट कहलाती है, वो खर्चा आपका एसेट कहलाएगा। यहाँ पर ये 40 लाख रुपए क्या है? ये है हमारी मशीन, जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीन हमारी 50 लाख की नहीं आएगी, बल्कि 40 लाख की आएगी, क्योंकि पूरे साल में 10 लाख की मशीन को तो हम कंज्यूम कर चुके हैं। हर साल हम 10-10 लाख को अपना खर्चा मान रहे हैं। टोटल 50 लाख की मशीन थी, पहले साल हमने 10 लाख की मशीन यूज़ कर ली, तो अब हमारे पास कितने की मशीन बच गई? 40 लाख की। हम ये मान के चल रहे हैं कि हर साल हम 10-10 लाख की मशीन को यूज़ कर लेंगे, तो 5 साल में टोटल 50 लाख की मशीन यूज़ हो जाएगी।
पहले साल हमने सिर्फ 10 लाख की मशीन यूज़ करी है, तो पहले साल के एंड में 31 मार्च को हमारे पास मशीन कितने की बच गई? 40 लाख की। ये 40 लाख हमारे लिए एसेट बन जाएगा, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब 21-22 आएगा तो 21-22 में भी हम 10 लाख की मशीन यूज़ करेंगे। 31 मार्च 22 को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी 10 लाख का खर्चा एज अ डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करा जाएगा। उसके बाद 31 मार्च 22 को यानी 21-22 की बैलेंस शीट में हमारी मशीन रिकॉर्ड होगी 30 लाख से, क्योंकि 21-22 में हम 10 लाख की मशीन को और यूज़ कर चुके होंगे। पहले साल में हमने 10 लाख की मशीन यूज़ करी, दूसरे साल में हमने दोबारा से 10 लाख की मशीन यूज़ करी, तो अब जो दूसरे साल के एंड में मशीन की वैल्यू बची है वो बची है 30 लाख। ये 30 लाख की मशीन हमें अपकमिंग ईयर्स में बेनिफिट देगी। अब बात करें थर्ड ईयर की, तो तीसरे साल दोबारा से हम 10 लाख की मशीन को यूज़ कर लेंगे, तो हमारा 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ डेप्रीशिएशन। अब बच गई हमारे पास 20 लाख की मशीन, तो 31 मार्च 23 को यानी तीसरे साल के एंड में जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें मशीन की वैल्यू रिकॉर्ड होगी 20 लाख। 3 साल में 30 लाख की मशीन यूज़ हो चुकी है, अब बच गई 20 लाख की मशीन। उसके बाद 23-24 फिर से 10 लाख की मशीन यूज़ कर लेंगे। 23-24 के एंड में कितने की मशीन बच गई? सिर्फ 10 लाख की, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में मशीन को लिख देंगे 10 लाख। उसके बाद बात करें फिफ्थ ईयर की यानी 24-25 की, तो 24-25 में दोबारा से 10 लाख की मशीन यूज़ हो जाएगी, तो 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। और अगर बात करें फिफ्थ ईयर की बैलेंस शीट की, तो लास्ट ईयर में मशीन की वैल्यू 0 हो गई। 5 साल में 10-10 लाख की मशीन को यूज़ कर लिया, टोटल 50 लाख की मशीन यूज़ हो चुकी है, तो मशीन की वैल्यू 0 हो गई 31 मार्च 25 को। तो समझ में आ गया? तो खर्चा भले ही 20-21 का हो, लेकिन हमने क्या माना, इस मशीन को हम हर साल इक्वली यूज़ करेंगे। 5 साल तक 10-10 लाख रुपए हर साल इसकी कंजम्पशन होगी, तो जिस हिसाब से इसका यूज़ करा जाएगा उसी हिसाब से इसके खर्चे को भी रिकॉर्ड करा जाएगा। अब इक्वल यूज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमने ये अज्यूम किया था कि ये मशीन हमें हर साल इक्वल बेनिफिट देगी, तो अगर इसका बेनिफिट इक्वल होगा तो इसका खर्चा भी इक्वली रिकॉर्ड करा जाएगा। तो वहाँ से आया ये इक्वल मशीन कंज्यूम करने का कॉन्सेप्ट कि अगर बेनिफिट हर साल इक्वल मिलेगा तो उसका एक्सपेंस भी हर साल इक्वली रिकॉर्ड करा जाएगा। तो समझ में आ गई बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा खर्चा है। बस हमने ये देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी उस साल में नहीं लिखा जाता जिस साल हमने खर्चा करा होता है, बल्कि जितने साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है उतने साल में हम उस खर्चे को डिवाइड कर देते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीशिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था देख लो एक बार। ये हमारा कोई इमीडिएट एक्सपेंस नहीं है। इमीडिएट एक्सपेंस का मतलब है कि जिस साल हम परचेस करेंगे उसी साल पूरे के पूरे खर्चे को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे। इंस्टेड क्या करा जाएगा? देयर कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इसकी जो कॉस्ट है उसको हम इसके यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देंगे। मशीन की जो कॉस्ट थी कितनी थी? 50 लाख। मशीन की कॉस्ट को हमने उसके यूजफुल लाइफ में यानी 5 साल में डिवाइड कर दिया और उसको क्या नाम दिया? डेप्रीशिएशन, विच इज़ देन चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट ईच अकाउंटिंग पीरियड। डेप्रीशिएशन अमाउंट को हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल अकाउंटिंग पीरियड में हम इस खर्चे को डेप्रीशिएशन के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? ये हमारा डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया। एक चैप्टर आता है हमारे पास डेप्रीशिएशन, जिसके अंदर हम यही सब बातें करते हैं। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है आपको क्लियर हो गया? बाकी आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। तो क्लियर है? तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो सिंपल सा हिसाब किताब है, मनी स्पेंड ऑन डे टू डे ऑपरेशन दैट आर फुली कंज्यूम्ड विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर आप पैसा खर्च करते हो, मनी स्पेंड करते हो डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के अंदर जो डे टू डे वर्क हो रहा है उसमें अगर उसको लेकर अगर पैसा खर्च करा जा रहा है तो वो खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और उस खर्चे को आप उसी साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे जिस साल आपने वो खर्चा करा होगा। वो खर्चा आपका करंट ईयर में ही पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, फुली कंज्यूम्ड विद इन द करंट ईयर। जैसे कि आप बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज करते हो, तो आपने जिस साल गुड्स परचेज करे उसी साल आप उसको सेल कर दोगे। रेंट आपने पे करा, जिस महीने का रेंट पे करा उसी महीने उसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। तो जिस महीने आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे उसी महीने का वो खर्चा होगा और उसका बेनिफिट आपको सिर्फ उसी महीने मिलेगा। यानी ये सब वो खर्चे हैं जिनको आप जब करते हो उसी समय पर तुरंत उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है।
जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था कि खर्चा एक पर्टिकुलर ईयर में करा जा रहा था, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा था, यानी आने वाले आगे के 4-5 अकाउंटिंग पीरियड तक मिल रहा था। सैलरी, पावर, फ्यूल, स्टाफ को आप सैलरी दोगे, तो जैसे जैसे आप काम कराते जाओगे वैसे वैसे आप सैलरी देते जाओगे। अगर आपने अप्रैल की सैलरी दी है तो अप्रैल में ही आप सैलरी का बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे, मई में आपको दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपके खर्चे का बेनिफिट आप कंज्यूम कर ले रहे हो। तो ये सब वो खर्चे होते हैं जो हमें डे टू डे ऑपरेशन में मदद करते हैं, हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को चलाने में हेल्प करते हैं। अगर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इस खर्चे को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और उसी साल करते हैं जिस साल ये खर्चा करा गया होता है। सेम अकाउंटिंग ईयर में इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। जिस साल आप खर्चा करोगे उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो क्लियर है। अब बात करते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये सेम है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, लेकिन ये खर्चा हमें एसेट नहीं देता। ये कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसको करने के बाद आपको कोई एसेट मिल जाएगी। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। डेफर्ड का मतलब ही क्या होता है? पोस्टपोन करना। ये है तो हमारा एक तरीके का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम से देख लो आप, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सारे के सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक लार्ज और हैवी एक्सपेंडिचर है। अ लार्ज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड अ बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर बट इट इज़ नॉट एन एसेट। तो ये है तो आपका एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन कैसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बहुत लार्ज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बहुत ह्यूज अमाउंट यहाँ पर खर्च होती है। और ये ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंडिचर, ये लार्ज अमाउंट का एक्सपेंडिचर आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था, है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें 1 से ज़्यादा सालों का बेनिफिट देता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 1 से ज़्यादा साल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एन एसेट। ये एसेट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट लगभग एसेट की तरह ही होगा। इट्स कॉस्ट इज स्प्रेड आउट ओवर द ईयर इट बेनिफिट्स। तो जितना आपको बेनिफिट मिलेगा उसी के हिसाब से आप इसकी कॉस्ट को स्प्रेड आउट कर दोगे, यानी बांट दोगे। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। तो अगर मान लो बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है तो उसके लिए उसे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एक ह्यूज अमाउंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगेगी। उस एडवर्टाइजमेंट से बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बहुत बड़े स्केल में एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको सिर्फ 1 ही साल तक मिलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप टेलीविज़न में कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो, ऑनलाइन कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, तो उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है, आने वाले 4-5 साल तक मिलता है। तो वही सेम हिसाब किताब है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हो रहा था कि खर्चा आप एक पर्टिकुलर ईयर में कर रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको आने वाले 5-6 सालों तक मिल रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 1-4-20 को आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 लाख का खर्चा करा। कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे थे जिसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने 1-4-20 को, यानी अकाउंटिंग ईयर 20-21 में 10 लाख का खर्चा करा, और इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक मिलेगा। इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपकी सेल अगले 5 सालों के लिए इंक्रीज़ करेगी, तो इसका बेनिफिट आपको अगले 5 सालों तक मिल रहा है। तो हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? जितने सालों तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में ही इसके खर्चे को डिवाइड कर देना चाहिए। 5 साल तक हम इसके बेनिफिट को कंज्यूम करेंगे, तो इस 10 लाख के खर्चे को हम 5 साल में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर बात करूँ 20-21 की, यानी जब 31 मार्च 21 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, तो उस साल जो है हम कितने का खर्चा डेबिट करेंगे? 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हर साल हमें इस एडवर्टाइजमेंट से इक्वल बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए हम इस खर्चे को भी इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 10 लाख का खर्चा है, 5 साल में अगर हम इसको डिवाइड करें तो हर साल 2-2 लाख रुपए डिवाइड हो जाएगा, तो इसका खर्चा भी हर साल 2-2 लाख रुपए रिकॉर्ड कर देंगे। 20-21 में 2 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिया, तो कितना खर्चा बच गया? खर्चा हमारे पास बच गया 8 लाख का। 8 लाख का वो खर्चा हम कर चुके हैं जिसकी रिकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ 2 लाख के खर्चे की रिकॉर्डिंग हुई है। 31 मार्च 21 को सिर्फ 2 लाख के खर्चे को रिकॉर्ड करा है, तो 8 लाख का ये वो खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसको अभी हमने खर्चा नहीं माना, क्योंकि आने वाले साल में अभी इसका बेनिफिट मिलना बाकी है। तो जिस चीज़ का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है? एसेट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम 31 मार्च 21 को अपनी एसेट साइड में लिख देंगे 8 लाख रुपए। अभी मैंने ऊपर बोला था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें एसेट नहीं मिलता, तो फिर यहाँ पर ये एसेट कहाँ से आ गया? तो देखो, ये जो एसेट लिखा हुआ है ना, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट है।
फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है झूठी एसेट जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई एसेट नहीं होता, उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ एक फिक्टिशियस एसेट होता है, यानी झूठा एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 21-22 में 2 लाख का खर्चा और हमने पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दिया। और अब अगर बात करूँ 31 मार्च 22 को, अब हमारे पास सिर्फ 6 लाख का खर्चा बच गया जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो हमारी एसेट में 6 लाख आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी 22-23 में भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का खर्चा आ जाएगा और बचा हुआ 4 लाख रुपये हमारा एसेट में चले जाएगा। फिर बात करूँ 4th ईयर की, तो 4th ईयर में भी 2 लाख रुपये खर्चे में चले जाएगा और बैलेंस 2 लाख का हमारे पास एसेट रह जाएगा जो कि लास्ट ईयर में पूरा कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा लास्ट में निल। तो सेम वही कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था इसका भी। तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मनी कमिंग इन, पैसा आ रहा है। तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं। मनी रिसीव्ड दैट आइदर इंक्रीज लाइबिलिटी और डिक्रीज असेट, यानी यहाँ पर पैसा तो आ रहा है और ये पैसा या तो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाने वाला है या तो आपके असेट को कम करने वाला है। इट इज़ जनरली वन टाइम और नॉन रिकरिंग इवेंट। तो ये वो पैसा है जो रोज़ रोज़ नहीं आता। नॉन रिकरिंग इवेंट का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जो रोज़ रोज़ नहीं होता, कभी कभार की बात है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सेल ऑफ असेट। आप अपने असेट को सेल कर रहे हो तो रोज़ रोज़ थोड़ा आप अपनी असेट को सेल करोगे, या आपका कोई डे टू डे ऑपरेशन थोड़ा है, कभी कभार की बात है। 4-5 साल में एक बार आप अपनी असेट को सेल करोगे, उससे जो आपके पास पैसा आएगा उसी पैसे को यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट बोला जा रहा है। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से उधार लिया, आपके पास उधार का पैसा आया, लोन का पैसा आया, तो आपके पास पैसा तो आया ना, भले ही उसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। बैंक से आपने लोन लिया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। असेट आपने सेल करी, उससे आपकी असेट कम हो गई। तो या तो आपकी असेट कम होगी या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। उससे जो आपके पास पैसा आएगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर बात करूँ इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जाता है कैपिटल रिसिप्ट। अगर मान लो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप उसको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे। आपने बैंक से लोन लिया, आपके पास पैसा आ गया, कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बैलेंस शीट के अंदर आएगा लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन। जबकि अगर बात करें असेट डिक्रीज की, अगर मान लो आपने अपनी असेट को सेल करा, आपने अपनी मशीनरी सेल करी, फर्नीचर सेल करा, कंप्यूटर सेल करा, एसी सेल करा, तो उससे आपकी असेट कम हो जाएगी और हो सकता है कि साथ के साथ आपको प्रॉफिट या लॉस भी हो जाए। जब आप अपनी असेट को सेल करते हो तो उससे आपको प्रॉफिट या लॉस भी तो हो सकता है। तो असेट सेल होने से एक तरफ तो असेट साइड में आपकी असेट कम हो जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में आपकी असेट कम हो जाएगी, तो दे इम्पैक्ट द असेट साइड। और साथ के साथ अगर आपको असेट सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस केस में आपके पीएनएल अकाउंट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। अगर आपको असेट बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर आपको असेट बेच के लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे। तो उससे आपका पीएनएल अकाउंट भी इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर भी असर आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर असेट डिक्रीज होती है। असेट डिक्रीज होगी तो असेट साइड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और साथ के साथ प्रॉफिट और लॉस होने पे पीएनएल अकाउंट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो क्लियर है? अब अगर बात करूँ रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है मनी रिसीव्ड, पैसा तो आ रहा है, दैट डज नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी एंड डिक्रीज असेट। तो यहाँ पर पैसा आने की वजह से ना ही आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और ना ही आपकी असेट डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं आएगा, असेट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये पैसा आपका डे टू डे ऑपरेशन से आ रहा है। इट इज़ अ इनकम फ्रॉम अ बिजनेस नॉर्मल और डे टू डे ऑपरेशन। ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम है, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, या हम बोल सकते हैं बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने अपने बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को सेल करा तो उससे जो पैसा आपके पास आएगा वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। गुड्स बेचना आपका डे टू डे काम है। रेंट रिसीव्ड, आपको हर महीने रेंट रिसीव होगा, ऐसा तो है नहीं कोई वन टाइम वाली बात है। ये आपकी रैकरिंग नेचर की आइटम होती है। रैकरिंग नेचर क्या होता है? जो बार बार होती है। रेंट की इनकम आपको हर महीने रिसीव होगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अगर मान लो आपके बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, बैंक में एफडी करवाई है, तो उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ये कोई वन टाइम रिसिप्ट नहीं है, बार बार मिलने वाला पैसा है। कमीशन रिसीव, तो ये सब आपके रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। इसका अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो रिवेन्यू रिसिप्ट को डायरेक्टली
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिवेन्यू रिसिप्ट को एज अ इनकम लिख देते हैं। तो पहला इफेक्ट तो हो गया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जबकि अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट आता है। डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डायरेक्टली आ रहा है, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट आती जाएगी वैसे वैसे उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। लेकिन अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। रिवेन्यू रिसिप्ट को आप सबसे पहले कहाँ डालोगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। आप अपने रिवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को लेस करोगे, आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो अगर मान लो आपका प्रॉफिट आ गया, तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखो मैंने आपको लिखवाया था नोट, नेट प्रॉफिट और लॉस। जो प्रॉफिट या लॉस हमारा निकलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैलकुलेशन कर देंगे, फाइनल नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, तो उस नेट प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर प्रॉफिट आता है तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, उस प्रॉफिट को आप अपने कैपिटल में ऐड कर दोगे। और अगर लॉस आता है तो वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, उस प्रॉफिट को आप अपने कैपिटल में से लेस कर दोगे। तो प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, कैपिटल तो इफेक्ट होने वाली है। विच चेंजेस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, ओनर की कैपिटल में इफेक्ट आएगा। इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली नहीं आ रहा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिवेन्यू रिसिप्ट से डायरेक्टली क्या इफेक्ट होता है, तो आप बोलोगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डायरेक्टली भी ना पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि रिवेन्यू रिसिप्ट से कहाँ कहाँ पर इफेक्ट आता है, तो सबसे पहला जवाब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होगा। उसके बाद अगर आप एडिशनल कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि इससे जो है इनडायरेक्टली बैलेंस शीट भी इफेक्ट होती है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा कैपिटल और रिवेन्यू आइटम का कॉन्सेप्ट हो गया। आपको क्लियर हो गया? तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके अंदर हमें समझना था कि आखिर कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर किसी को और डिटेल में समझना और अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाके देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ये हमारा एक अलग से चैप्टर है, कैपिटल और रिवेन्यू आइटम का एक अलग से चैप्टर होता है। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, तो आप चाहो तो और डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हो। तो समझ में आ गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?